नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 30 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल आपके सामने है, अ वेज कोड दैट इज अ हेस्टी कंपोजिशन। रिसेंटली मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में 3 लेबर कोड्स पास हुए हैं। एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तीनों मैंने डिस्कस किए हैं अलग से। इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाइए। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक कोड था जिसका नाम था कोड ऑन वेजेस एक्ट, जो कि 2019 में ही पास हो गया था, जिसमें 4 एक्ट को मिलाया गया था, जो थे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो इस आर्टिकल में कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 की एनालिसिस की गई है। इसको मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा, यहां पे इसको कवर करना ठीक नहीं है। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कम से कम 20 मिनट चाहिए इसको कवर करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं डिमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इस आर्टिकल के 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ कवर करूंगा। देखिए, जब भी किसी एक जगह पे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाता है तो उस समय पे दो चीजें निकल के आती हैं। एक चीज तो होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो पुलिस अथॉरिटीज है उनका काम है। दूसरा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन होता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका काम होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम आ जाता है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे एक बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल पुलिस कमिश्नर के रोल से कैसे अलग है। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल को जिस तरीके से लिखा गया है, जो रिसेंटली दिल्ली राइट्स की हैंडलिंग हुई है ना, उसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो उस सेंसिटिव मुद्दों की बारीकियों में ना घुसते हुए ऑथर जितना बताने की कोशिश कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक ऐसी सिचुएशन में पुलिस कमिश्नर को कैसे काम करना है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे काम करना है, इतना बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये हम लोग को किसी भी तरीके का व्यू पॉइंट नहीं बनाना है, काम की चीजें बस सीखनी है और वही मैं आपको बताता हूँ। मिंग्स ऑन द ब्रिंक्स, बेलारस की बात हो रही है। बेलारस के नक्शे को फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, पहले भी दिखा चुका हूं, आज फिर से दिखाऊंगा। साथ साथ बेलारस में जो कुछ भी हो रहा है, मिस्टर अलेक्जेंडर लुकाशेंको क्या कर रहे हैं, अपोजिशन के प्रोटेस्ट कितना बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जो लॉन्ग टर्म पिक्चर निकल के आती है उससे भी देखेंगे। फिर वेइंग द कॉस्ट। अभी रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया कल, मैंने अपने करंट अफेयर्स में इस स्टेटमेंट को डिस्कस भी किया था कि अर्ली 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। अभी अर्ली 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है। ये वैक्सीन महंगी होगी सस्ती होगी इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई, ऑलरेडी इस चीज के ऊपर नीति आयोग में बातचीत चल रही है कि वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, गावी अलायंस। तो गावी अलायंस क्या होता है ये भी बताऊंगा, और ये जो गावी की जो कोवैक्स फैसिलिटी है ये क्या होगा, कोवैक्स में क्या केवल गावी इन्वॉल्व है या कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो भैया, गोइंग बियॉन्ड द मी टू मूवमेंट, रिसेंटली एक न्यूज निकल के आ रही है। तो एक एक्ट्रेस है पायल घोष जी, इन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का या सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए हैं। तो यहां पे जो ऑथर है वो ऑथर ये बोल रही है कि देखिए, जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन एक्ट 2013 है, वो कहीं ना कहीं वुमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट को वर्क प्लेस पे रोक नहीं पा रहा है। तो बस पायल घोष जी का यही बोलना है कि एक होलिस्टिक सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि जो करंट सिस्टम है इन सब चीजों को डील करने के लिए वो ठीक है नहीं। तो ये क्या बोल रही है, डिवाइजिंग अ होलिस्टिक रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट लाइज इन द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मल सिस्टम्स एट द वर्क प्लेस वेयर सर्वाइवर्स कैन लेवल चार्जेस विदाउट फियरिंग अ बैकलैश। देखिए, यहां पे पायल घोष जी ने इल्जाम लगाया अनुराग कश्यप के ऊपर, तो अनुराग कश्यप की सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ गए हैं, पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और इनका यह बोलना है कि देखिए, ऐसे केसेस पहले भी आए हैं। जैसे कि एक एआईबी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कॉमेडियन थे उत्सव चक्रवर्ती, इनके ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए गए, बाद में चार्जेस हट गए। फिर सैक्रेड गेम्स 2 जिसने बनाया है उसके ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे, और एक मिनट कुछ समय के लिए नेटफ्लिक्स ने बोला कि हम सैक्रेड गेम्स 2 को रिलीज नहीं करेंगे, और बाद में रिलीज कर दिया गया, चार्जेस हटा दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो डिबेट चल रही है, सिर्फ मूवमेंट चलाना इनफ नहीं है। यानी मी टू मूवमेंट चला के आपने जिसने गलत किया उसको पॉइंट आउट किया, वो तो चलिए ठीक था, लेकिन एट द वर्क प्लेस सेक्सुअल हेरसमेंट ना हो, इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है, जो अभी भी प्लेस में नहीं है। अभी वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने हैं इसके बारे में ऑथर ने कुछ बहुत ज्यादा कंसीडरेबल यहां बताया नहीं है। इन्होंने यहां कुछ मसालेदार न्यूज बताई है जो पहले न्यूज में रही है, तो आप चाहो तो आर्टिकल को पढ़ लो।
इसलिए जितने काम की चीजें हैं वो मैंने अभी ही बता दी हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे सच में ये बताती कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इस काम को करना है तो मैं आपको समझाता। अब ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कुछ केस बता के मसालेदार तरीके से न्यूज को खत्म कर दिया। तो मसालेदार चीजें मैं कम ही डिस्कस करता हूँ, आप चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि आजकल इसी तरीके की न्यूज चलती हैं। नेक्स्ट है द पेरिल्स ऑफ स्टेट ओवररीच। भैया वोडाफोन की रूलिंग में क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। एक इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल है जिसको बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर बनाया गया था हेग में। इसने अभी ये रूलिंग दी है कि भैया देखिए, वोडाफोन से जो 22,000 करोड़ रुपए का टैक्स मांग रही है भारत सरकार, ये गलत है। तो इसके लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड्स बताए हैं यहाँ ऑथर ने, और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले कौन से बेसिस पे चीजें करी, क्या सब लोग ये करना चाहते थे या कुछ लोग अगेंस्ट में भी थे, प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, सबके बारे में यहाँ बात की गई है। फाइनली आर्टिकल है मैनेजिंग द ग्लोबल कॉन्वेंस। यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। तो इन्वायरमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है, पैंडेमिक फैला हुआ है, फॉरेस्ट फायर हो रही है, फ्लड्स हो रहे हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, कैसे उनको सस्टेनेबली सेफगार्ड किया जाए, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात करिए। जल्दी से इसको देख लेंगे। तो ये वेज कोड वाला तो हम लोग अगली वीडियो में ही देखेंगे, अलग से वीडियो में देखेंगे, मैंने आपको बता दिया। इस पे आते हैं। A demarcation in the interest of public order, the role of the district magistrate needs to be clearly differentiated from the role of police commissioner. अब देखिए, शाहीन बाग केस को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली कि देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट लोगों का अधिकार है, चलिए ठीक है, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अभी राइट टू प्रोटेस्ट विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एक बहुत बड़ा स्कोप देता है किसको, एग्जीक्यूटिव को, राइट्स को हैंडल करने में। यहाँ पे जो दिल्ली में ब्रेकडाउन हुआ था पब्लिक ऑर्डर में, और खासकर ये जो ब्रेकडाउन तब हुआ था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे। 3 महीने में ये जो ब्रेकडाउन हुआ था उस समय पे काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी, और लगभग आप कह सकते हो कि एक ही दिन में 16,000 टोटल कॉल्स गई थी पुलिस को, जिसमें एक दिन में 3,500 कॉल्स गई, 751 केसेस रजिस्टर किए गए, 53 लोगों की जान गई, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। इनिशियल चार्जशीट बनी 17,000 पन्नों की, 15 पीपल का उसमें नाम दिया गया। अब इस चार्जशीट में बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है कि जो बीजेपी के लीडर है उनका नाम नहीं आया है, ठीक है ना, और जो अपोजिशन के लीडर है, आपके लीडर है, उनका नाम आ रखा है। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स में ना जाते हुए यहां पे पुलिस कमिश्नर के काम को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम को एसेस करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पुलिस कमिश्नर का काम होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाना। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, उसमें भी किसी भी तरीके की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे कुछ डिस्टिंक्शंस निकल के आते हैं। देखिए, जब भी किसी जगह पे कोई डिस्टरबेंस होता है तब दो पोस्टें, मतलब जो पुलिस की आईपीएस की जो टॉप पोस्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट में, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की टॉप पोस्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट में, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्या होता है कि एकदम से मान लीजिए बवाल फैला, तो पहले तो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट सेक्शंस फॉर विच नो पॉलिटिकल क्लियरेंस इज नीडेड। आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन लोअर लेवल पे इन्वॉल्व होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसका काम है कि प्रॉपर रूल प्रोसीजर के हिसाब से आगे बढ़े। पॉलिटिशियंस कुछ भी करें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि जो दंगे होते हैं वो पॉलिटिशियंस भड़काते हैं, लेकिन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एज अ पुलिस अथॉरिटी आपका काम है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। अब यहां ध्यान दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, ध्यान से देखिएगा, और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम को और अरेस्ट करना है। तो अगर किसी ने गलती की है तो उसको अरेस्ट करो। पब्लिक ऑर्डर अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्ले में आएगा। अभी पब्लिक ऑर्डर क्या है इसके बारे में भी आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसको देखेंगे। फिर जब पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ हार्ड चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। तो हार्ड चॉइसेस कैसे लेनी पड़ेंगी कि भैया एक बहुत बड़ा मॉब प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो प्रॉपर्टी को रोकने के लिए उस मॉब को रोकना पड़ेगा। अभी उसमें कुछ लोगों की जानें जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना है कि कहीं भैया ज्यादा लोगों की जानें ना चली जाए और ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान भी ना हो इस पूरे वायलेंस में। अब अगर इस तरीके के एक्शन में किसी की डेथ हो जाती है, कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर दे देता है कि ये सारे दंगाइयों को रोको, तो उस केस में अगर डेथ हो जाती है तो एक इंक्वायरी शुरू होगी। लेकिन इंक्वायरी के डर से आप एक इफेक्टिव पुलिस एक्शन ना लें, ये भी सही नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने लेवल पे ये एसेस करना पड़ेगा कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्या वो लेजिटिमेट हैं या नहीं है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये लेजिटिमेट है या नहीं है। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठोगे ना, आपको इतने लोगों के फोन आ रहे होंगे, छोटे मोटे लोगों का नहीं, कहो चीफ मिनिस्टर का फोन आ जाए कि ये कहो, कहो अपोजिशन पार्टी के एमएलए का फोन आ जाए कि ये कहो, कहो यूनियन मिनिस्टर का फोन आ जाए कि ये कहो।
आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में उस समय पे काम ही नहीं कर पाओगे, इतने तरीके से आपको फोन आ रहा होगा। लेकिन ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ योर पोस्ट आपको वहां पे न्यूट्रल तरीके से काम करना है और सारे डिस्टरबेंस को रोकना है। और आपको एक चीज को ध्यान देना है, द पुलिस डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइडर पॉलिटिकल सपोर्ट एंड वायलेंस कॉज्ड बाय फ्यू। यहां पे जो भी दंगे भड़क रहे थे दिल्ली में, यहां पे देखो दो चीजें हो रही थी। एक तो कुछ लोग मिलकर वायलेंस कॉज कर रहे थे, ठीक है, तो आपने उनको दबाया तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट की वजह थी उसको बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट था। तो इस प्रोटेस्टर्स में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं कर रहा था, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी था, वो नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात कहना चाह रहा था, उसको भी पुलिस ने दबा दिया। अभी यहां प्रॉब्लम हो गई, जो कुछ लोग वायलेंस कर रहे हैं आप उनको पकड़ के रोको तो ठीक है, लेकिन जो लोग नॉन वायलेंट तरीके से एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट में अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं उनको रोकना ठीक नहीं। अभी यहां पे पुलिस की भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पुलिस इतने प्रेशर वाले माहौल में काम करती है। एक भीड़ खड़ा है, झुंड खड़ा है हजार लोगों का, आप कैसे उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि कौन पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है और कौन हड़दंग मचा रहा है। अब यहां पे जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई और पब्लिक ऑर्डर की बात आ गई, तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है देन दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल क्राइम, और जब पब्लिक ऑर्डर की बात आती है देन दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी एट अ लार्ज। यानी कि जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो कम्युनिटी एट अ लार्ज, एक बहुत बड़ा लोगों का तबका डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो नॉर्मल कर केसेस में कुछ इंडिविजुअल क्राइम्स या कुछ ग्रुप क्राइम्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। तो टॉप कोर्ट ने बोला दैट द टू टर्म्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, यानी लॉ एंड ऑर्डर एक अलग टर्म है और पब्लिक ऑर्डर एक अलग टर्म है। पब्लिक ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस कमिश्नर्स। भैया दोनों के बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के लीगल स्टैंडर्ड्स हैं और दोनों की एनालिसिस अलग है। लॉ एंड ऑर्डर में एनालिसिस की जाती है पुलिस के द्वारा एक एरिया में सिचुएशन को देख के, और उसके हिसाब से कुछ एक्शंस और पेनाल्टीज ली जाती हैं, क्रिमिनल लॉ लगाया जाता है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर एक ऐसी ड्यूटी है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है टू असेस वेदर इट इज नेसेसरी टू रश टू द स्पॉट वेयर लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन ब्रीच्ड टू प्रिवेंट वायलेंस स्प्रेडिंग एंड ईज टेंशन। तो पब्लिक ऑर्डर अगर लेके आना है मतलब किसी एक जगह पे कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई और इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लेने की जरूरत है। तो कुल मिला के दिल्ली में जो हुआ था उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कही जा रही थी, और उसकी हैंडलिंग किस तरीके से हुई, पब्लिक ऑर्डर की तरीके से। तो प्रॉब्लम थी वो लॉ एंड ऑर्डर की, जिसमें कुछ लोगों ने दंगे भड़काए थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, तो उसको रोकने की जरूरत थी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस की हैंडलिंग किस टाइप से हो गई, पब्लिक ऑर्डर को हैंडल करने के टाइप से हो गई। पब्लिक ऑर्डर जब डिस्टर्ब होता है उसकी हैंडलिंग कुछ अलग ही लेवल पे होती है। लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग और पब्लिक ऑर्डर की हैंडलिंग में बहुत फर्क है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो बस यही बेसिक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था दोस्तों। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे आगे फिर कम्युनल एलिमेंट्स आ जाएंगे हम मेरे लेक्चर में, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदू में भी जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ न्यूट्रल चीजें बता के आगे बढ़ता हूं। तो भाई मिंक्स ऑन द ब्रिंक्स अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बेलारूस। बेलारूस में प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही हैं, आपको पता ही है। ये रहा बेलारूस, यहाँ पे इसकी राजधानी है मिंक्स। आप देख लीजिए इसके जो बॉर्डर्स हैं, ईस्टर्न एंड पे पूरा का पूरा रशिया, साउदर्न पे यूक्रेन, नॉर्थ में लाटविया, नॉर्थ वेस्ट में लिथुआनिया, वेस्ट में पोलैंड। एक लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ की अगर बात की जाए बेलारूस की, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग मैन अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनको बोला जाता है द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। भाई 26 साल से ये राज कर रहे हैं आपके। 1994 में ये पावर में आए थे और तब से ये पावर में है। अब देखिए प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार है नहीं, और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी के अगेंस्ट अपोजिशन भी तगड़ा है। तो बेलारूस में अपोजिशन वाले मतलब अपना प्रोटेस्ट चालू कर रहे हैं, पुलिस क्रैकडाउन उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन तब भी प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे। अभी कुछ समय के लिए प्रोटेस्ट रुक गए थे बट फिर भी चालू हो गए। इनकी जो मेन अपोजिशन लीडर हैं जिनका नाम है स्वतलाना, यहाँ पे नाम लिख दिया है क्योंकि जो स्पेलिंग है जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, स्वतलाना तिखानोस्काया, ये मेन अपोजिशन लीडर है और ये चैलेंजर है मिस्टर लुकाशेंको की। एक्चुअली मिस्टर स्वतलाना के जो हस्बैंड थे, तिखानोस्काया के जो हस्बैंड थे, वो एक यूट्यूबर थे, पॉपुलर, सोशल मीडिया में उनकी फॉलोइंग थी, और वो पहले इलेक्शन लड़ रहे थे बट उनको शायद गायब करवा दिया मिस्टर लुकाशेंको ने। तो उसके बाद स्वतलाना जो कि उनकी वाइफ है वो इलेक्शन लड़ने लगी। ओके,
उसके बाद आप देखोगे स्वतलाना जी की जान को खतरा हुआ तो वो पास में लिथुआनिया में जाके छुप गई, मतलब एग्जाइल हो गई। आपको दिख रहा है लिथुआनिया यहाँ पे है, ठीक है ना, क्योंकि वो वहां पे रहती तो शायद अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनको भी गायब करवा देता। एक और की प्रोमिनेंट अपोजिशन फिगर है मारिया कोलेस्निकोवा, ये की अपोजिशन फिगर है, इनको डिटेंशन में रख रखा है। हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके रखा हुआ है। रिजाइम की कोवर्सिव टैक्टिक्स है, लेकिन स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट चालू है। अभी एक आदमी रूल करना चाहता है, जिस पे रूल करना चाहते हैं वो रूल नहीं होना चाहते हैं, बट वो फिर भी रूल करना चाह रहा है। और ये सारा बवाल हुआ क्यों? 1994 से पावर में लुकाशेंको, 2020 में इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि भैया लुकाशेंको फिर से जीत गए हैं 80% वोट के साथ। लेकिन यहाँ पे जो जनता है वो सड़कों पे उतर आई, उन्होंने बोला कि ये जो वोटिंग है ये रिग्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टर लुकाशेंको के अगेंस्ट हमने वोट दिए, इन्होंने वोटिंग पैटर्न को साथ खिलवाड़ करके अपने आप को जबरदस्ती जिताया है, ये जीते नहीं है। इनके खिलाफ आप देखिए अब ईयू और यूएस भी बोलने लगे हैं। ईयू और यूएस ने अपोजिशन की तरफ अपना वो किया। देखिए यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगी। तो ईयू और यूएस ने बोला कि देखिए हमको बेलारूस में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। तो अभी मिस्टर लुकाशेंको के पास कोई चॉइस नहीं रह गई, तो लुकाशेंको दौड़ते दौड़ते कहां गए? व्लादिमीर पुतिन के पास। और व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला कि मैं लुकाशेंको की मदद करूंगा। इन्होंने कंसल्टेंट भी भेजे हैं लुकाशेंको की मदद करने के लिए। अभी कहीं ना कहीं ये जो 2020 के इलेक्शंस थे, इससे पहले जो मिस्टर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का स्टैंड था, उनका स्टैंड ये था कि भैया मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के साथ अपने रिश्ते अच्छे करूंगा, और जो मॉस्को का इंटरफेरेंस है बेलारूस में उसको कम करूंगा। लेकिन अब जो हो रहा है बेलारूस में, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मिस्टर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज डिपेंडेंट ऑन व्लादिमीर पुतिन। तो अभी अगर व्लादिमीर पुतिन के चलते अपनी कुर्सी को बचाते हैं मिस्टर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो वो रशिया के साथ ही रहेंगे। रशिया का इंटरफेरेंस उनकी इकोनॉमी में रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ वहां पे इकोनॉमी भी चल रही, इकोनॉमी भी सत्ते में जा रही है, पैंडेमिक भी फैला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन लुकाशेंको जी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, और कहीं ना कहीं अगर मिस्टर लुकाशेंको ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो इंटरनेशनल सैंक्शन आएगा यूरोप की तरफ से, यूएस की तरफ से। ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है और चली जाएगी, ठीक है ना। तो लेजिटिमेसी मिल पाए अलेक्जेंडर लुकाशेंको को, ये तो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं उनको रिजाइन कर देना चाहिए, बट वो रिजाइन करने को तैयार है नहीं। 26 साल से कुर्सी में बैठा हुआ जो आदमी है वो शायद अब बिना कुर्सी के रह नहीं पाएगा। ओके, कहीं ना कहीं यहां पर रशिया के रोल के ऊपर आवाज उठा रहा है ऑथर। ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए रशिया अगर एक अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं रशिया की जो ओन अंडरस्टैंडिंग है वो भी खराब होगी लॉन्ग टर्म में। अगर एक डिस्टर्ब्ड बेलारूस को सपोर्ट देते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन रशियाज इंटरेस्ट। रशिया के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में तो ये यूजफुल हो सकता है, और खासकर व्लादिमीर पुतिन के पर्सनल इंटरेस्ट में यूजफुल हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यूजफुल नहीं होगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस का पीसफुल सेटलमेंट हो, ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, और एक क्रेडिबल, लेजिटिमेट और स्टेबल गवर्नमेंट बने। लेकिन देखिए कहना एक चीज होती है और करना एक चीज होती है। एक स्टेबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाना अगर इतना ही आसान होता तो भाई सीरिया में भी बन गई होती। सीरिया में फिर इतनी लड़ाई क्यों हो रही होती? समझ गए ना आप? तो देखिए इसमें आगे क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। वेइंग द कॉस्ट, प्रोहिबिटेडली एक्सपेंसिव वैक्सीन बिसाइड्स बीइंग अनएक्सेप्टेबल विल डू लिटिल गुड। देखिए 6 मिलियन केसेस हो गए हैं, 6 मिलियन केसेस से ज़्यादा ही हो गए हैं कोविड के इंडिया में, और जो डेथ टॉल है वो 1 लाख ऑलमोस्ट पहुंच रहा है, और हम लोग सर्दियों में ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। और इस सर्दियों में क्या होता है इंडिया में, सर्दियों में ऑलरेडी जो वायरल टाइप इन्फेक्शन होते हैं ना वो फैलने लगते हैं, तो लोगों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत आम हो जाती है। तो जो सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं वही कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। कुछ अलग सिम्टम्स हैं जैसे टेस्टलेसनेस, वो चलो एक अलग चीज है। तो बात यह है कि इस समय पे हो सकता है कि सर्दियों में सिम्टम्स के चलते, मतलब सर्दियों के चलते बहुत सारे और अननोन इन्फेक्शंस आ जाएं जिनके बारे में हमको पता ना हो। अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट की बात की जा रही है। कल ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने स्टेटमेंट दिया, कल या परसों दिया था, कि अर्ली 2021 तक, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक, नेक्स्ट ईयर के एक वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी को बना चुकी है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो भैया इस एक्सपर्ट कमेटी का काम है कि मान लीजिए वैक्सीन आती है तो शुरुआत में उस वैक्सीन को कैसे और किसे अवेलेबल कराया जाएगा, किस तरीके से उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में किया जाएगा, उसकी कॉस्ट को किस तरीके से बांटा जाएगा, इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी बात चल रही है।
इंडिया के पास ऑलरेडी एक इलेबोरेट मशीनरी है जिसका नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के चलते 9 वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को। तो कहीं ना कहीं इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको कोविड-19 की वैक्सीन को देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नाम निकल के आ रहा है जिसका नाम है गावी कोवैक्स अलायंस। ये यहां पे लिखा हुआ, ठीक है, गावी, और इसके बीच में लिख दीजिए कोवैक्स अलायंस। अभी आप बोलो सबसे पहले तो ये भैया गावी अलायंस क्या है? तो गावी अलायंस पहले भी न्यूज में रहा है। इसको बोला था ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। दिस इज अ पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप, यानी पब्लिक आपकी गवर्नमेंट्स भी हैं, एनजीओज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो एक पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप है जिसका काम है बच्चों की लाइफ्स को बचाना, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करना। ताकि कैसे इंप्रूव करना? इंक्रीजिंग एक्सेस टू वैक्सीन इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी वो पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया की, अफ्रीका की, जहां पे लोगों तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं पाती हैं, उन तक वैक्सीन को पहुंचाना सही समय पे ताकि लोगों को बचाया जा सके। बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं गावी अलायंस में, डोनर गवर्नमेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाइनेंशियल, बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंस और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन इस गावी अलायंस में। बना कब था? ये 2000 में बना था, जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग इम्यूनाइज्ड वर स्टैग्नेटिंग और इवन dwindling इन डेवलपिंग कंट्रीज। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल लीजिए, ग्रुपिंग बनी, एक अलायंस बनी जिसका नाम है कोवैक्स। इस कोवैक्स को कौन हेड कर रहा है? गावी अलायंस हेड कर रहा है। फिर हेड कर रहा है सीईपीआई, कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, और डब्ल्यूएचओ। ये जो कोवैक्स है ना, इसका काम है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन का डेवलपमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो तेज हो, और एक बार कोविड-19 की वैक्सीन बन जाए, फेयर और इक्विटेबल तरीके से दुनिया भर में जो भी कोविड-19 से अफेक्टेड है उसको भी वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, और कोविड का फर्दर फैलाव ना हो और लोगों में कोविड ना फैल जाए, उसके लिए भी वैक्सीन को जल्दी अवेलेबल कराया जाए। यहाँ पे जो पैसे दिए हैं 78 हाई इनकम कंट्रीज की तरफ से डोनेशन आई है, कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स की तरफ से डोनेशन आई है। और गावी कोवैक्स का एम है कि भैया हर कंट्री की कम से कम 15 से 20% आबादी को तो एश्योर्ड मेडिसिन मिले ही मिले, खासकर उनको पहले जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। अब ये जो गावी जैसी अलायंस है, इनका होना बहुत जरूरी है। जिनके जो इनके एम्स है ना, वो एम्स लॉर्डेबल हैं भैया, इक्वालिटी पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं इनकी जरूरत है, हमने हिस्ट्री में इस चीज को देखा है। जब कोविड फैलना शुरू हुआ था, दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज में टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं थी, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में शुरुआत में जो टेस्ट हो रहे थे वो बहुत कम हो रहे थे। आपको टेस्ट कराने के लिए पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। टेस्ट बहुत सारे केसेस में फ्री नहीं थे, सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री थे, बट सरकारी हॉस्पिटलों में पहले जाके आप प्रिस्क्रिप्शन लो, प्रिस्क्रिप्शन लेना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के 7 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आएगी, उतने दिन में तो पता नहीं अगर आपको कोविड हुआ तो जाने कितने लोगों को आप कर दोगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी। आज की डेट में अभी आप देखो तो किसी भी तरीके की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट कराना चाहो तो आप आराम से टेस्ट करा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट लैब्स दोनों जगहों पे टेस्ट रिजल्ट्स को एनालाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब टेस्टिंग प्रोसेस तेज हो गया है, जिससे हमको बहुत तेजी से पता चल रहा है कि कोरोना वायरस कहां कहां पे फैल रहा है और उसको जल्दी से रोका भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे दोस्तों बोली गई हैं। ये भी बोला गया कि देखिए 3 इंडियन कंपनीज वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, और हो सकता है कि जो वैक्सीन शुरुआत में निकल के आए वो बहुत ज्यादा महंगी हो, लेकिन यहाँ पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भले ही जो वैक्सीन निकल के आ रही है वो महंगी हो, सरकार को उसको सब्सिडाइज करना चाहिए ताकि वो एक अफोर्डेबल दाम में लोगों तक पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। द पेरिल्स ऑफ स्टेट ओवररीच। ओके, इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट वूइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट शुड कंप्लाई विद वोडाफोन रूलिंग। अभी वोडाफोन रूलिंग में बेसिकली हुआ क्या, ये भी मैं आपको बताता हूं। वोडाफोन ग्रुप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल बैटल जीत लिया है। कैसे? देखिए, एक इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना था इंडिया नीदरलैंड्स बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर। देखिए, दो कंट्रीज अक्सर कर जब मिलती हैं आपस में तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करती हैं। उस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में दोनों तरफ की कंट्रीज एक दूसरे को कुछ एश्योरेंसेस देती हैं, और उन एश्योरेंसेस के चलते कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होते हैं। ये जो ट्राइब्यूनल बना था, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल, ये इसी ट्रीटी के थ्रू बना था। और इंडिया ने, इस ट्राइब्यूनल ने क्या बोला कि इंडिया ने जो 22,000 करोड़ रुपए मांगे हैं ना वोडाफोन को, ये इंडिया के बायलेटरल इन्वेस्ट ट्रीटी के जो ऑब्लिगेशन है उसको अगेंस्ट जाते हैं। कैसे अगेंस्ट जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। 2012 में इंडियन पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर दिया, ठीक है ना, और ये बोला
कि दिस इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम उस इनकम को भी देख सकते हैं जो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। यानी 1 अप्रैल 1962 में मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है। अभी इस इंडिया की कोई कंपनी की जो मैक्सिमम शेयर्स हैं एक दूसरी कंपनी के पास है, ये दूसरी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में, इंडिया में नहीं है, तो ये दूसरी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में, इस कंपनी को एक और कंपनी एक्वायर करती है, ये भी किसी दूसरी कंट्री में, तो ये कंपनी इस कंपनी की मालिक बन गई, ठीक है ना। अभी इस कंपनी की मालिक बन गई तो इस कंपनी की भी मालिक बन गई, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन ये कंपनी इंडिया में है। कहीं ना कहीं वोडाफोन ग्रुप भी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। वोडाफोन ग्रुप ने भी अपना दिमाग लगाया, हचिसन एसआर की जो पेरेंट कंपनी थी उसको खरीद लिया, और पेरेंट कंपनी के पास शेयर्स थे जो हचिसन एसआर की जो इंडियन ऑपरेशंस थे उसके, तो पूरा का पूरा जो इंडिया का हचिसन एसआर के ऑपरेशंस थे वो वोडाफोन के पास चले गए। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ये क्या कर रहे हो भाई आप, ये तो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं, ये तो इंडियन मार्केट को ऑक्युपाई कर रहे हो आप, तो अगर आप इंडियन मार्केट के कैपिटल एसेट्स को ऑक्युपाई कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। यहां पे पहले केस गया बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, तो गवर्नमेंट की फेवर में गया, फिर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे इनकम टैक्स लॉस को और जब सारे वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को एनालाइज किया तो पता चला कि भैया वोडाफोन ने जो कुछ भी किया है वो लीगली सही है, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट वोडाफोन डिडंट ओ एनी टैक्स टू इंडियन स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ अक्वायरिंग अ 67% स्टेक इन हचिसन एसआर। ओके, तो हचिसन एसआर में एक ऑफशोर ट्रांजैक्शन के थ्रू, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो इंडिया की धरती पे हुआ ही नहीं, आपने इंडिया वाली होल्डिंग में 67% स्टेक्स पकड़ लिए। अभी आपने स्टेक्स पकड़ लिए तो पकड़ लिए, आपको इसके ऊपर टैक्स लगाने की ताकत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तब गवर्नमेंट की समझ में आया कि अरे भाई प्रॉब्लम तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, तो हमको इनकम टैक्स एक्ट बदलने की जरूरत है। अब यहां पे बात ये निकल के आ गई कि जब वो वोडाफोन ग्रुप ने इस कैपिटल एक्विजिशन को किया था तो उस समय पे उसने इंडिया के इनकम टैक्स के लॉस पढ़े होंगे और उन लॉस के हिसाब से अपना डिसीजन लिया होगा। उसने अपना डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ को अगर अप्लाई करोगे ना कहीं एज ए डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स आप इंडिया को एक अच्छी लाइट में नहीं दिखा रहे हो। और उस समय पे जब ये सब हो रहा था ना, जब इनकम टैक्स एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर रहे थे 1961 से विद इफेक्ट, तो उस समय पे जो डेप्यूटी चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के मोंटेक सिंह अहुलवालिया, उन्होंने बोला कि ये मत करिए, ये सही नहीं है। लेकिन उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये बिल्कुल सही है, हम ये करेंगे। अभी कर तो दिया ये, वोडाफोन से क्या 22,000 करोड़ रुपए आए, कुछ नहीं आया, एक ठेंगा नहीं आया। उल्टा वहां की इंटरनेशनल स्टेट डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने ये और बोल दिया है कि वोडाफोन को केस लड़ाने में जो 40 करोड़ रुपए लगे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट देगी। तो मतलब अब वोडाफोन ने जो 40 करोड़ रुपए खर्च किए केस लड़ने के लिए वो इंडिया के टैक्स पेयर्स देंगे। अलग ही तरीके के नियम कानून आ रहे हैं। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट था इनकम टैक्स एक्ट में, इसने इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन को भी बिगाड़ा है। इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन यहाँ पे अफेक्ट हुई है। अब जब उस समय पे कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो बीजेपी पार्टी अपोजिशन में थी। उस समय पे तो बीजेपी पार्टी ने इसको टैक्स टेररिज्म कहा, सब कुछ गलत कहा। 2014 में जब बीजेपी पार्टी पावर में आई तो सब लोगों को लगा कि भाई टैक्स लॉज में कुछ चेंजेस करेगी बीजेपी पार्टी, क्योंकि बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को इन टैक्स चेंजेस की बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रही थी, बट बीजेपी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऐसा बोला जाता है कि देश में जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है ना वो इस तरीके के टैक्स केसेस की वजह से खराब हो जाता है। यहां पे जो इंडिया के जो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें आपका आता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक बात समझनी पड़ेगी कि हमको जो भी डिसीजंस लेने हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उनको ध्यान में रखते हुए लेने। क्योंकि आप देखिए पार्लियामेंट ने यहाँ पे डिसीजन लिया, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया और उसके हिसाब से वोडाफोन के ऊपर 22,000 करोड़ का केस लगाया, और अब देखो 22,000 करोड़ देने से आईएसडीएस ने ही मना कर दिया। तो यहाँ पार्लियामेंट की इज्जत गई कि नहीं की, बेइज्जती हुई कि नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जब इंटरनेशनल आप इन्वेस्टमेंट को इंडिया में मंगा रहे हो और कहीं ना कहीं इंडिया की ग्लोबल जो इकोनॉमिक क्लाउड है इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाउड बाहर के प्लेयर्स के बिना बढ़ नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, एक इंटरनेशनल गुडविल होनी चाहिए। ये वोडाफोन जैसे किसी सामने निकल के आएंगे ना तो ये इंटरनेशनल गुडविल जाती है। अब यहाँ पे एक और एंगल निकलता है कि हो सकता है ये जो आईएसडीएस का अवार्ड है ना इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ चैलेंज कर दे, या फिर इस अवार्ड को इनफोर्सिबिलिटी को इंडियन कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए। इस सब तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो अगर
इंडियन गवर्नमेंट ने इस वोडाफोन की जो रूलिंग आई है आईएसडीएस की, इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वोडाफोन के लिए आगे प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। बट इससे प्रॉब्लम और भी है, अगर वोडाफोन जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स इंडिया में परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो बाकी बाहर से कंट्रीज आके इन्वेस्ट हो रही है ना, वो भी परेशान होंगी। दो ऐसे केसेस चल रहे हैं, एक केर्न एनर्जी का केस चल रहा है और एक वेदांता का केस चल रहा है, जहां पे आपके इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस रेट्रोस्पेक्टिवली की बात चल रही है। यानी कि जिस समय पे जो डील हुई उस समय पे उस समय के नियम कानून से ना होके आपने पहले के लेवल से नियम कानूनों को लगा दिए। ओके, तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। अच्छा, एक और बात है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अगेंस्ट भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार बहुत कुछ किया है। ऐसा होता है कि जैसे दो कंट्रीज के बीच में बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई, कोई बाहर की कंपनी आई, उसने इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए। अब बाहर की कंपनी को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा होने लगा, इंडियन एक्सचेकर को फायदा नहीं हुआ, तो इंडियन एक्सचेकर ने पैसा मांगा बाहरी कंपनी से, बाहर की कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात करने लगे। अभी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे देखिए, इस इंटरनेशनल स्टेट्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने, ये जो आईएसडीएस बना है, इसने इंडियन पार्लियामेंट की अथॉरिटी को सीधे सीधे वॉयलेट कर दिया। तो पहले इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड रहा है कि ये जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है ना, इनके चलते जो इंडिया की सोवरेनिटी है ना, वो हर्ट करती है। कैसे हर्ट कर रही है कि देखिए, आईएसडीएस ने यहाँ पे एक नियम कानून सुनाया और पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया नियम कानून नल एंड वॉइड हो गया। इनकम टैक्स एक्ट नल एंड वॉइड। इनकम टैक्स एक्ट में आपने भले ही अमेंडमेंट कर दिया हो, कोई फायदा नहीं है। अगर आईएसडीएस ट्राइब्यूनल ने बोल दिया तो अब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, चूंकि आपने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। तो यहाँ पे कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड में निकल के आता है कि भैया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन मत करो, क्योंकि उसके अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म बन जाते हैं जो कि हमारी जुडिशरी को और हमारे पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं। तो कुल मिला के ऑथर बस यही बोल रहे हैं, प्रभाष रंजन जी इसके ऑथर हैं, कि भाई अब इस केस को सरकार को छोड़ देना चाहिए। अब सरकार को ये जो डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया है ना वोडाफोन के केस में, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो जो हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, वो यहां पे खराब होगी। ओके, ये बातें यहां पे कही गई हैं। फाइनली एक और लास्ट आर्टिकल देखते हैं, मैनेजिंग द ग्लोबल कॉमर्स, वी नीड टू फैसिलिटेट द सेल्फ गवर्नेंस ऑफ लोकल कॉमर्स बट प्रोवाइड सेफगार्ड्स एट वेरी लेवल। कुछ खास यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि दुनिया भर में पैंडेमिक फैला हुआ है, फॉरेस्ट फायर लग रही, कैलिफोर्नियन फायर्स थी, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स के बारे में आपने सुना है। इंडिया में भी जंगलों में फायर्स लगती रहती, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, आर्कटिक आइस मेल्ट कर रही है। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स सीधे सीधे पैरेलली एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अब बोला यह जा रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज है उनको बैलेंस करना जरूरी है, उसके प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर के दौरान एक जो किसान है वो अपने सबमर्सिबल पंप से, अपने फार्म के पंप से पानी निकालता है और अपने लैंड को इरिगेट करता है। लेकिन अगर वो अनसस्टेनेबली इस चीज को कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे लेके जा रहा है। तब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक चीज तो ये है, 1968 में बायोलॉजिस्ट गैरेट हार्डन, इन्होंने बोला ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। इन्होंने बोला कि जो कम्युनिटीज होती है ना ग्राउंड लेवल पे, वो कभी भी अपने शेयर्ड रिसोर्सेज को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से डील नहीं करेंगी, इसलिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर रेगुलेशन करना चाहिए। एक और व्यू पॉइंट निकल के आता है 1990 में पॉलिटिकल साइंटिस्ट एलिनर ऑस्ट्रॉम का। उन्होंने बोला रेगुलेशन कम होना चाहिए, कम्युनिटीज को आप एजुकेट करो और उनको बताओ कि शेयर रिसोर्सेज को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, उनके ऊपर कुछ इंपोज मत करो। तो इंपोज करोगे तो वो चीजें ठीक से नहीं करेंगे। कुल मिला के बात यह कि आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि देखिए, कोविड-19 के ओरिजिन जूनोटिक हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस बढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी घट रही है, ओवर फिशिंग हो रही है, प्लास्टिक वेस्ट का अकोमोडेशन हो रहा है ओशंस में। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉमन्स, और यहां पे ग्लोबल कॉमन्स आपके इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं। ये जो ग्लोबल कॉमन्स लिखा है ना, बेसिकली दीज आर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को रेगुलेट करने की जरूरत है, लेकिन इनको आप रेगुलेट करो एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद, और वो रेगुलेशन भी लिमिटेड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल पे कम्युनिटीज हैं उनको भी आप एक लीवे दो कि ठीक है भाई, आप भी अगर कुछ रेगुलेट करना चाहो तो कर सकते हो एक प्रॉपर तरीके से। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है। लोकल लेवल की कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व करो उनके इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए, साथ साथ गवर्नमेंट को भी ऊपर से प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए इन्वायरमेंट रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो दुनिया भर में, जिनको एक्सप्लॉयटेशन के लिए एलिज किया जाता है कि भाई ये जाते हैं रिसोर्सेज को अनसस्टेनेबली एक्सप्लॉयट करते हैं, इनके ऊपर एक इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन की यहाँ पे बात कही गई है और कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।